नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। ये करते हैं हरियाणा विशेष की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशासन दिवस के मौके पर किसानों को तोहफा दिया। पीएम ने 9 करोड़ किसानों के खातों में 2-2 हजार की किस्त ट्रांसफर की है। इसके साथ ही सीएम ने किसान आंदोलन को लेकर भी पीएम ने किसान आंदोलन को लेकर भी विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि आंदोलन को कुछ नेता भटका रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी विपक्ष पर किसानों के सहारे राजनीति चमकाने का आरोप लगाया। गांव और गरीब के विकास को अटल जी ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की नई किस्त जारी की और 9 करोड़ किसानों के खाते में करीब 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष पर जमकर हमला बोला और किसानों को नए कृषि कानून के मसले पर गुमराह करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि जिन राजनीतिक दलों को देश की जनता नकार चुकी है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। कुछ लोग किसानों और सरकार की चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। जब आंदोलन शुरू हुआ तो उनकी मांग थी कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। अब आंदोलन भटक गया है। ये लोग कुछ लोगों के पोस्टर लगाकर उन्हें रिहाई की मांग कर रहे हैं। अब कह रहे हैं टोल को खाली कर दो। अब किसान आंदोलन के नाम पर कई मुद्दों को उठाया जा रहा है। केरल के अंदर उनकी सरकार, इसके पहले जो 50 साल 60 साल तक देश पर राज करते थे उनकी सरकार। केरल में एपीएमसी नहीं है, मंडियां नहीं है। मैं जरा इनको पूछता हूं, यहां फोटो निकालने के कार्यक्रम करते हैं, अरे केरल में आंदोलन करके वहां तो एपीएमसी चालू करवाओ। पंजाब के किसानों को गुमराह करने के लिए आपके पास समय है। केरल के अंदर यह व्यवस्था नहीं है। अगर ये व्यवस्था अच्छी है तो केरल में क्यों नहीं है? क्यों आप दोगली नीति लेकर के चल रहे? हमारी सरकार ने प्रयास किया कि देश के किसानों को फसल की उचित कीमत मिले। हमने लंबे समय से लटकी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को दिया। पहले कुछ ही फसलों पर एमएसपी मिलती थी, हमने उनकी भी संख्या बढ़ाई। पहले एमएसपी का ऐलान अखबारों में छोटी सी जरा जगह बनाना खबर के तौर पर आप छपता था, किसानों तक लाभ नहीं पहुंचता था, कहीं तराजू ही नहीं लगते थे। और इसलिए किसान के जीवन में कोई बदलाव ही नहीं आता था। हम आज एमएसपी पर रिकॉर्ड सरकारी खरीद कर रहे हैं। किसानों की जेब में एमएसपी का रिकॉर्ड पैसा पहुंच रहा है। जो आज किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, वो जब उनका समय था तब चूप मार करके बैठे हुए थे। ये जितने लोग आंदोलन चला रहे हैं ना, ये उस सरकार के हिस्सेदार थे, समर्थन करते थे। और यही लोग स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर बैठ गए थे, सालों तक बैठ गए थे। हमने आकर के निकाला, क्योंकि हमारे दिल में किसान की जिंदगी को भला करना, कल्याण करना, ये हमारा जीवन का मंत्र है, इसलिए कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम फतेहाबाद के किसान से भी रूबरू हुए। पीएम ने बागवानी कर रहे किसान से दिल खोलकर बात की। इस दौरान किसान ने खुद को खुशहाल बताया। बातचीत के दौरान पीएम किसान को बधाई देते भी नजर आए। जी नमस्ते। नमन प्रणाम सर। नमस्कार साहब, बताइए हरि किशन जी। मैं हरि सिंह बिश्नोई, पुत्र श्री फकीरचंद, निवासी नाढोड़ी, जिला फतेहाबाद, हरियाणा का निवासी हूँ। हम 4 भाई 40 एकड़ में संयुक्त खेती करते हैं। मेरे परिवार में हम 15 सदस्य, कुल 15 सदस्य हैं और 35 वर्ष से खेती कर रहा हूं मैं। तो पिताजी के पास तो काफी जमीन होगी, अब सब भाइयों में बढ़ गई होगी, अब क्या स्थिति है? नहीं, सभी इकट्ठे रह रहे हैं जी, एक संयुक्त खेती करते हैं जी। अच्छा, यानी आपने ये बहुत अच्छा रास्ता निकाला। नहीं तो ज्यादातर परिवारों में क्या हो रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी तीसरी आते आते जमीन के टुकड़े इतने छोटे हो जाते हैं कि किसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं जी, हम तो इकट्ठे तो रह अब रहे हैं चारों। आप सब मिलकर के एक परिवार पूरी तरह, और इतने सालों से आप खेती में हैं,
जरा देश के किसानों को बताइए क्या नया कर रहे हैं आप, कैसे कर रहे हैं, मुझे भी समझाइए। मैं पहले तो धान की खेती करता था जी, उसके बाद अब बागवानी की तरफ रुझान है। अब पहले 2 एकड़ में बाग लगाया था, फिर 2 एकड़ में फिर लगाया, अब करके मेरे पास 10 एकड़ में बाग है जी। बागवानी की खेती की तरफ रुझान है मेरा। बागवानी में क्या क्या करते हैं आप? 3 एकड़ में नींबू की खेती कर रखी है, 7 एकड़ में अमरूद लगा रखा है जी। और आपका सारा सामान दिल्ली में बिक जाता है? नहीं जी, हम लोकल मंडियों में बेच देते हैं, यहाँ नजदीक छोटी छोटी मंडियों में बिक्री हो जाता है। अच्छा, यानी ये जो एपीएमसी है उसके बाहर भी बेचते थे? हाँ जी। और वो उसको आपको पूरा पैसा मिलता है? पूरा पैसा मिलता है जी। और पहले से ज्यादा अच्छा मिलता है? अच्छा मिलता है जी। अभी एमएसपी पे धान बेचा। चलिए, हुआ मैं MSP पे पहले बेचा तो है। आपको और आपके सभी भाइयों को बधाई देता हूँ। पीएम के साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी लगातार किसानों को समझा रहे हैं। अब एक बार फिर कृषि मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों के नेता किसानों के बीच जाकर अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसान सम्मान निधि योजना को दुनिया की सबसे बड़ी किसान योजना बताया। पश्चिम बंगाल में 70 लाख अनुमानित किसान पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र हैं। अगर पश्चिम बंगाल की सरकार इस स्कीम को ज्वाइन कर ले तो एक साल में 4,200 करोड़ रुपया पश्चिम बंगाल के किसानों को मिल सकता है, जिससे वो आज वंचित हो रहे हैं। मैंने पूर्व में भी और कल भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वो जल्दी से जल्दी इस स्कीम को ज्वाइन करें, जिससे कि पश्चिम बंगाल के लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। स्वाभाविक रूप से जो किसान आंदोलन का स्वरूप आज मीडिया के माध्यम से देखने में आ रहा है, उसमें साफ तौर पर यह लग रहा है कि कुछ लोग जिनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है, उनको ये आंदोलन एक मंच के रूप में दिखाई दे रहा है और इस मंच का इस्तेमाल करके, इस नाम का इस्तेमाल करके वो अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं, जिसमें वो सफल नहीं होंगे। सरकार जहां एक तरफ केंद्रीय कृषि कानूनों को किसानों के लिए संजीवनी बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कृषि कानूनों को किसानों के लिए श्राप बता रहा है और किसानों के साथ अन्याय होने की बात कह रहा है। 31 दिन से हाड़ पिंगलाती और रूह कपकपाती सर्दी में देश का अन्नदाता किसान दिल्ली के दरवाजे पर न्याय की गुहार लगा रहा है। अब तक 44 किसानों की शहादत हो चुकी, मगर पूंजीपतियों की पिछलग्गू मोदी सरकार का दिल नहीं पसीजता। जाहिर है किसान आंदोलन को 1 महीना पूरा हो चुका है और इस महीने में सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई। अभी भी सरकार की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव दोबारा भेजा गया है, लेकिन बात बनती अभी तक नजर नहीं आ रही। किसानों का कहना है कि वो संशोधन नहीं बल्कि कानून वापसी चाहते हैं और इससे कम पर वो कतई मानने वाले नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो वहीं किसान आंदोलन के दौरान टोल फ्री करवाने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि इससे कोई फायदा या फिर नुकसान नहीं है, क्योंकि उनकी कंडीशन होती है कि जिस दिन टोल फ्री रहेगा उतने आगे दिन उनका टोल का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ जाएगा। वहीं उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस पर भी हमला बोला और किसानों से बातचीत की अपील की। ठीक है, आंदोलन के उनके अपने प्रकार हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये कोई बहुत अच्छा प्रकार नहीं है, क्योंकि टोल फ्री कराने से किसी को ना लाभ है ना हानि है। टोल वालों को भी हानि इसलिए नहीं होती कि जितने दिन टोल फ्री कराएंगे उनको ये शर्तें होती है, कंडीशन होती है कि उतने दिन को अतिरिक्त बाद में टोल लेने का अधिकार मिल जाता है। इसलिए अगर 10 दिन मानो बंद भी रहेगा, आज नहीं देगी जनता, तो जो समय का आखिरी दिन है उस समय देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जनता आज ना दे करके बाद में देगी। 2 दिन 3 दिन बंद रहने से ना तो सरकार का इसमें कोई लॉस है, ना टोल वालों का लॉस है, ना किसी को लाभ है। तो इसलिए ये एक कार्यक्रम उन्होंने दिया है। क्यों दिया मैं कह नहीं सकता। देखिए, आज तक कोई ऐसा प्रावधान हमारे पास कहीं आया नहीं है
और अगर कोई ऐसा विषय होता है जिसके ऊपर विधानसभा की बुलाने की आवश्यकता होती है, बुलाया जाता है, लेकिन आज कोई ऐसा विषय नहीं है। ये चीज़ें बहुत पहले से चल रही है, नहीं कम से कम 10-15 वर्ष तो कांग्रेस के टाइम से ही चल रही थी कि किसानों के इन बिलों के अंदर सुधार लाया जाए, नए कृषि कानून बनाए जाएं। जिन चीज़ों को कांग्रेस ने शुरू किया था, मोदी जी ने उसको लागू किया। क्यों? कांग्रेस की हिम्मत ही नहीं हुई उसको शुरू करने की। कांग्रेस जिन चीज़ों से डर करके भाग जाती है, मोदी जी की हिम्मत है कि वो उनको शुरू कर देते हैं, और वो विरोध इसलिए करते हैं कि इसका लाभ मोदी जी ना उठा ले जाए। इसलिए एक पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, उनको उस ढंग से रखते हैं। कांग्रेस को कोई लाभ होने वाला नहीं है इससे। बातचीत के मंच पर आएँ और बातचीत में जो उनको एतराज़ है इन बिलों के ऊपर क्लॉज टू क्लॉज बातचीत करें, और उसके लिए सरकार मानने के लिए तैयार है। बहुत सी ऑफर तो सरकार ने दे भी दी है। 8-9 प्रावधान ऐसे हैं जिसको बदलने के लिए सरकार ने कहा है। तो ये आखिर तो लोकतंत्र में बातचीत ही एक माध्यम होता है, जिद पकड़ना नहीं चाहिए। और ये जिद पकड़ के बैठे हैं कि नहीं ये करो तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, ये जिद अच्छी नहीं है, इसीलिए बातचीत। सिवानी मंडी में प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोगों को माइक्रो इरिगेशन योजना की खूबियां बताई। वहीं और बताते चले आपको कि लोहारू विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ की योजना पर काम किया जाएगा, इसकी भी जानकारी उन्होंने दी ताकि किसानों को लाभ मिल सके। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि धरना प्रदर्शन करने वाले लोग विपक्ष के लोग हैं, वो वोट में जीत नहीं पाए, अब धरना प्रदर्शन की राजनीति किसानों के बहाने कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने SYL का भी जिक्र किया। हरियाणा के लोगों को उनके हक का पानी दिलाने की बात भी उन्होंने कही। मंत्री जी आदरणीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद अदा करता हूं, जिसने हमारी प्यासी धरती के लिए माइक्रो इरिगेशन की स्कीम बनाई। मेरा जो क्षेत्र है सिवानी का, जिसमें 25-30 गांव हैं, कभी भी नहरी पानी नहीं आया। चौधरी बंसीलाल ने नहरें बनाई थी कि SYL के इंतजार में नहरें टूट भी गई। तो यहाँ पर अब ये सोच विचार करके ये स्कीम बनाई है कि कहीं 25 एकड़ से बड़ा चक बने, बालू रेत का टीला हो, कैसा भी हो, 25 का, 50 का, 100 का, 150 का, 200 का, गांव वाले सिर्फ उसमें टैंक बनाने की जगह दे दें और सोलर की प्लेट लगाने की जगह दे दें। बाकी नहर के चाहे 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 7 किलोमीटर कहीं से भी पानी मिलेगा हमें, उस पानी को लेके उस टैंक में लाएंगे। टैंक से सोलर की मशीन से उठा के इसको स्प्रिंकलर से या ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई करेंगे। पहले साल में इस सारी योजना का जो एस्टिमेट बनाया, 1 एकड़ के ऊपर 2.5 लाख का खर्चा आएगा। अगर 2.5 लाख 4,000 एकड़ का अगर हम करेंगे तो 100 करोड़ का खर्चा आ जाएगा पहले साल। लेकिन ये इलाका जो है प्यासा है शुरू से, इस इलाके में पानी आना चाहिए, किसान की हालत सुधरनी चाहिए, और ये काम हम कर। तो वहीं राजस्थान के भरतपुर पहुंचे पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान आंदोलन पर कहा कि राजस्थान की सरकार और हरियाणा सभी मिलकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाए। देश में चाहते हैं ताकि किसान को उचित मूल्य मिल सके, लेकिन अब इस जो नए कानून हैं उनमें 2 मंडी बन गई। एक APMC की, उसमें क्या सरकार कह रही है MSP देंगे हम, उससे बाहर गुलाम उन्हें नहीं कह रही। कॉन्ट्रैक्ट जिसको एक्ट कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर कोई शर्त लागू नहीं है। इस प्रकार जो है, तो इस वास्ते ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं यही कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार से भी और यहाँ पर राज्य सरकार को भी पूरा अपना प्रभाव डालना चाहिए कि केंद्र सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए, उनकी बात मान जाए। तो वहीं 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को 1 महीना पूरा हो गया है। किसान लगातार सरकार के खिलाफ विरोध जताकर कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस बीच किसान संगठनों ने हरियाणा के सभी टोल प्लाजा को 3 दिन के लिए फ्री करने की घोषणा की। कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा में किसानों ने टोल फ्री करवाने का ऐलान किया था और इसी के मद्देनजर झज्जर रोहतक नेशनल हाईवे पर डीगल टोल किसानों ने सुबह 9 बजे से फ्री करा दिया। सोनीपत में NH44 पर स्थित मूसल टोल को किसानों ने फ्री करा दिया। कैथल हो, सिरसा हो, अंबाला हो या फिर रोहतक, यहाँ पर भी टोल प्लाजा किसानों के विरोध की वजह से फ्री कर दिए गए। बताते चल रहे आपको कि किसान आंदोलन के पक्ष में 25, 26 और 27 दिसंबर को टोल फ्री करने का ऐलान किया गया था। महीने भर से किसानों के किसी भी जत्थे से कोई भी टोल नहीं लिया जा रहा। इस बीच अलग अलग जगहों की 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है जहां पर टोल फ्री कराया गया। हालांकि आपको बताते चले कि गुरुग्राम में इसका असर उस तरीके से देखने को नहीं मिला।
तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 56वीं जयंती पर ई ऑफिस योजना की शुरुआत की। सीएम ने सरकारी विभागों में कामकाज को पारदर्शी बनाने के लिए सुशासन दिवस पर ई ऑफिस योजना लॉन्च की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बदलते परिवेश में नई विधाओं का सम्मान करना होगा, क्योंकि वर्षों से चले आ रहे शासन करने के तरीके को सुशासन में बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें ई ऑफिस योजना कारगर साबित होगी। उन्होंने ये भी कहा कि सिस्टम को सरल बनाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आज गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर, इस नाते से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और महामना मदन मालवीय, उनका जन्मदिन, आज गीता जयंती का दिन भी है, आज क्रिसमस डे भी है। बहुत अच्छा दिन है और इस दिन को हम गुड गवर्नेंस डे हर बार मनाते हैं। पिछले गुड गवर्नेंस डे पर घोषणा की थी कि ये वर्ष 2020 गुड गवर्नेंस ईयर, सुशासन संकल्प वर्ष, ऐसा हमने मनाया था। और मुझे खुशी है कि इस वर्ष में बहुत से काम हमने ऑनलाइन किए, गुड गवर्नेंस के नाते से नई नई योजनाएं बनाई, नई पॉलिसीज़ बनाई, और वो सारी आज मैंने आप लोगों को बताई हैं। और 40 के लगभग हमने ऐसे नए प्रोजेक्ट्स जो है, हेतु है कि लोगों को गवर्नेंस के नाते से कहीं तकलीफ ना हो, वो सरलतम तरीके से उनको सब योजनाएं और व्यवस्थाएं, सब प्रकार की नीतियां, सब योजनाएं उनको घर बैठे मिलें। गाँव-गाँव में CSC सेंटर्स बनाए हैं, जिनको अटल सेवा केंद्र भी हमने कहा है। शहरों में सरल केंद्र, अंत्योदय केंद्र, ई दिशा केंद्र, उसके माध्यम से सारी सेवाएं दी जा रही हैं। और आज जिस प्रकार से सारा वर्णन किया है, उसमें से जितने पोर्टल बनाए गए हैं, अगला वर्ष हम उनके परिणाम के नाते से ये वर्ष मनाएंगे कि उसका अच्छा परिणाम निकले। और जो भी हमारे अधिकारी कर्मचारी इसमें अच्छा काम करेंगे, इस बार भी जैसे 10 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए हमने उनको सम्मानित किया, ऐसे ही अगले वर्ष जो फील्ड के कर्मचारी हैं, उनमें से जो अच्छा काम करने वाले, इनको लागू करके अच्छे परिणाम लाने वाले हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। हर एक कर्मचारी कितना काम करता है वो इसमें से भी ट्रैक हो जाएगा, पता लग जाएगा। इसलिए एक पारदर्शी शासन की जो व्यवस्था हम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि हरियाणा बहुत काफ़ी आगे बढ़ गया इस सारे मामले में। बहुत से प्राइज़ हमको मिल रहे हैं गुड गवर्नेंस के। अभी जैसे 30 दिसंबर को राष्ट्रपति हमको ये जो सरल योजना है, सरल केंद्र योजना, इसका जो सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है वो हरियाणा को मिल रहा है 30 दिसंबर को। जहां पर एक और नगर निगम चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन रहा, तो वहीं चुनावों के संभावित परिणामों को लेकर सट्टा बाजार का माहौल भी गर्म हो गया। पिछले एक हफ्ते से सब कुछ सामान्य सा था, लेकिन अब अंबाला निगम चुनाव में नतीजों में बदलाव यहां पर नजर आता है। सट्टा बाजार के हालात ये हैं कि हरियाणा जन चेतना पार्टी वी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने बाकी उम्मीदवारों को काफी पीछे छोड़ दिया है। अंबाला के विकास का वादा कर चुनाव प्रचार कर रही शक्ति रानी शर्मा को हर रोज मजबूती मिल रही। अलग अलग पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता हर रोज हरियाणा जनचेतना पार्टी वी में शामिल हो रहे हैं। इस बीच भिवानी के सट्टा बाजार में शक्ति रानी शर्मा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आज सुबह जैसे ही सट्टा बाजार खुला तो हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा दूसरों पर भारी दिखाई दी। सट्टा बाजार के मुताबिक अगर किसी उम्मीदवार का भाव 90 पैसे है और कोई जीत के लिए दांव लगाता है तो कैंडिडेट के जीतने पर 90 पैसे मिलेंगे, जबकि हारने पर उसे 1 रुपया देना होगा। जिसका जितना भाव कम होता है उसकी जीत की संभावनाएं भी उतनी ही प्रबल होती हैं। ऐसे में अंबाला मेयर पद के लिए अगर भिवानी सट्टा बाजार पर गौर फरमाया जाए तो चुनाव में हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा की जीत लगभग तय मानी जा रही है। यूं भी परिवार ने पूरी ताकत जनसंपर्क में झोंक रखी है और अच्छा खासा दबदबा भी इस परिवार का अंबाला में है। यही नहीं, चुनाव लड़ने का तरीका व लोगों के बीच बनी पैठ भी भिवानी सट्टा बाजार की बात को पुख्ता करती दिख रही है। जहाँ दूसरी पार्टियां व उनके उम्मीदवार आपसी कलह में उलझे हैं, वहीं दूसरी ओर हरियाणा जनचेतना पार्टी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार बदस्तूर तरीके से लगातार जारी है। अंबाला के युवाओं को नौकरी देने का वादा करने वाली शक्ति रानी शर्मा का सट्टा बाजार में भाव 85 पैसे ही है, जबकि कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों का भाव बढ़कर 1 रुपया 5 पैसे तक पहुंच चुका है।
अगर सट्टा बाजार की मानी जाए तो हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा अपने कांग्रेस और बीजेपी प्रतिद्वंदियों से 20% जीत का मार्जिन ज्यादा लिए हुए हैं। 7 दिन तक लगातार तीनों दल हरियाणा जनचेतना पार्टी भी कांग्रेस और बीजेपी सट्टा बाजार में बराबर की भूमिका बनाए हुए थे। तीनों के उम्मीदवारों के भाव 85 पैसे यानी जीत की बराबर सी संभावनाएं थी। लेकिन चुनाव प्रचार का आखिरी दिन आते आते जहां उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, वहीं सट्टे पर नजर रखने वालों के दांव भी बड़े हो गए। और आज सुबह जो ही सट्टा बाजार खुला तो हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा दूसरों पर भारी दिखाई दी। शक्ति रानी शर्मा का सट्टा बाजार में भाव 85 पैसे ही है, जबकि कांग्रेस में बीजेपी के उम्मीदवारों का भाव बढ़कर ₹1.05 तक पहुंच गया। अगर सट्टा बाजार की मानी जाए तो हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा अपने कांग्रेस व बीजेपी प्रत्याशियों से 20% जीत का मार्जिन ज्यादा लिए हुए हैं। भिवानी का सट्टा बाजार बहुत ज्यादा मशहूर है। ऐसे में यहाँ के हालात हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शक्ति रानी शर्मा हर रोज अंबाला के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से मुलाकात कर रही हैं और अंबाला को स्वच्छ और सुंदर बनाने का वादा कर रही हैं। शक्ति रानी शर्मा के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनके छोटे बेटे कार्तिकेय शर्मा और छोटी बहू ऐश्वर्या शर्मा भी लगातार लोगों के बीच हैं, जिसका असर भी लोगों पर खूब दिख रहा है। बात करें शक्ति रानी शर्मा की बड़ी बहू प्रीति शर्मा की, तो वो भी जी जान से अंबाला चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। विनोद शर्मा न केवल केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, बल्कि हरियाणा के भी दमदार नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है। उनका न केवल अंबाला बल्कि पूरे प्रदेश में अच्छा खासा दबदबा है, जिसका फायदा उनके उम्मीदवार को मिलना लगभग तय सा है। इस समय चुनाव प्रचार की पूरी कमान भी पंडित विनोद शर्मा ने खुद संभाल रखी है और पूरा परिवार पूरे जोश के साथ प्रचार में मशरूफ है। उस पर कोविड के दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ पैदा हुई जनभावना व कांग्रेस की आपसी कलह भी जनचेतना पार्टी के लिए संजीवनी का काम कर रही है। कहा जा सकता है कि भिवानी के सट्टा बाजार ने शक्ति रानी शर्मा के नाम पर जीत की मुहर लगा दी है। अब अंबाला की जनता भी पूरे जोश के साथ 27 तारीख को अंबाला के मेयर के लिए वोट करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा जहां भी जा रही हैं, माहौल उनके पक्ष में ही नजर आ रहा है। ऐसे में 30 दिसंबर को आने वाले नतीजे बड़ी बड़ी पार्टियों को चौंका सकते हैं, क्योंकि अंबाला के लोगों ने पहले भी पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का कार्यकाल देखा है, जो अंबाला के विकास के लिए हर कीमत पर सबसे पहले खड़े रहते हैं। अगर सट्टा बाजार की मानी जाए तो हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा अपने कांग्रेस व बीजेपी प्रत्याशियों से 20% जीत का मार्जिन ज्यादा लिए हुए हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले 48 घंटे में जब व्यक्तिगत जनसंपर्क अभियान तेजी पकड़ेगा तो तीनों दलों में से किसका भाव और बढ़ता घटता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।